नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर सीएम धामी ने दी बधाई। सीएम ने हॉकी टीम को भी दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, आपका अद्भुत खेल समस्त युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य की अटकी हुई परियोजनाओं पर हुई बात। जमरानी बांध को सिंचाई योजना में शामिल करने की मांग। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे निकाय चुनाव। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन तक होगा काम। सर्वे और वोटर लिस्ट भी जल्द होगी तैयार। उत्तराखंड पर एक बार फिर से आपदा का संकट। अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना। प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव हो सकते हैं। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन तक का काम होगा। सर्वे और वोटर लिस्ट भी जल्द तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में निकायों का पूरा कार्यकाल हो चुका है। निकायों में राज्य सरकार ने प्रशासकों की तैनाती की है। तो देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव होने हैं। 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन तक का काम होगा। सर्वे और वोटर लिस्ट भी जल्द तैयार होगी। दिसंबर 2023 में निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। निकायों में राज्य सरकार ने प्रशासकों की तैनाती की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में निकाय चुनाव हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वो लगातार उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार तो जो है यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही साथ बीजेपी के जो नेता है वो भी इस दौरान जो है इन चुनावों में अपनी जीत दर्ज करने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। जो संगठनों की अगर बात करें तो जो संगठन है, संगठनों की जो तैयारी है इस दौरान की जा रही है पार्टी द्वारा। तो वहीं अब निकाय चुनाव की अगर बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर के भी जिस तरह से यहाँ पर अक्टूबर माह के लास्ट में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, तो लेकर के भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है पूरी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड जो सरकार है वो तैयार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2023 में जिस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकाल था मेयर का वो भी खत्म हो चुका था। उसके बाद में अभी तक जो है प्रशासकों को जो है इस दौरान जिम्मेदारी जो दी गई थी निकायों की, तो अब ऐसे में देखा जा सकता है कि जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। जी जो बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो निकाय चुनाव से पहले निकायों का परिसीमन भी होना है और वोटर लिस्ट पर भी काम होना है। क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के जो यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, सर्वे के लिए भी जो है टीम का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट पर भी जो है इस दौरान यहाँ पर काम शुरू किया जाना है। तो देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार जो है पूरी तरह से चुनाव के लिए, निकाय चुनाव के लिए तैयार है और अक्टूबर माह में के लास्ट में जिस तरीके से निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो पार्टियां हैं वो भी अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो इस दौरान यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परिसीमन की अगर बात करें तो परिसीमन को लेकर के भी जो है जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने कार्य किया है तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, और उत्तराखंड में अक्टूबर के आखिरी में हो सकते हैं निकाय चुनाव। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर बधाई दी है। साथ ही सीएम ने हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपका अद्भुत खेल समस्त युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य में होने वाले निकाय चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरह से कांग्रेस ने 2 सीटों पर उपचुनाव जीते हैं, आगे और कैसे जीत हासिल की जाए, इसको लेकर बैठक हुई। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है। राज्य के राजनीतिक हालात हैं, आपदा का मामला है और केदारनाथ उपचुनाव भी है और नगर निकाय के चुनाव भी आयोजित होने हैं। उस संबंध में बैठक बुलाई है जिसमें चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई कि हमारी चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, हम किस तरह चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमने आज एक बैठक की जो बहुत ही सफल मीटिंग रही और सार्थक मीटिंग रही। और महत्वपूर्ण है कि हमको निकाय चुनाव भी जीतने हैं और केदारनाथ उपचुनाव भी जीतना है। जिस तरह की हमने बद्रीनाथ में विजय हासिल की और उसी लाइन में चुनाव लड़कर हमने केदारनाथ में भी विजय हासिल कर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जल महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम कार्यालय के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 70 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं का निर्माण जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक ली। जलागम निदेशालय इंदिरा नगर में ली इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो नल और नदियां सूख गए हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव को जलागम विभाग अपने योजना में लेकर उनका विकास करे। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस बैठक में ग्रीन हाउस गैस को कम करने और लोगों को रोजगार बढ़ाने पर चर्चा की गई। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो हैं, और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गाँव वालों की, उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इससे उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलने वाला है। रिवर रिजुविनेशन के लिए यहाँ पर चर्चा की गई कि कैसे अपने नदियों को फिर से हम पुनर्जीवित करें जो आज समाप्त हो चुकी हैं, उससे हमारे सोते जो हैं फिर से उनका रिजुविनेशन होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए पानी मिले, उनके नौले चाल खाल जो हैं फिर से पुनर्जीवित हों। तो उसके बारे में पूरी चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है और एक पूरी जो है एक पूरा विचार, एक योजना बनाई गई है उसके लिए। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाड़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें
और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गांवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में उत्तराखंड में आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा। कांग्रेस की बैठक पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस दिल्ली में बैठक करे, भाजपा की तैयारी उत्तराखंड में है। नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड की जनता जानती है कि उसे किसको चुनना है। दिल्ली में बैठक करने दीजिए, हमारी तैयारी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की जनता जानती है किसे चुनना है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में चाहे निकाय के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया है और अगले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को ही इस प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। भाजपा के तमाम नेता इन दिनों लगातार दिल्ली के दौरे पर है, जिसको लेकर प्रदेश में तमाम सियासी अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भाजपा में गुटबाजी नहीं होती। हमारे नेता प्रदेश में हुए कामों का ब्यौरा देने प्रदेश के विकास की चर्चा करने जाते हैं। इसको शिष्टाचार की भेंट कहते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि अपने नेताओं से शिष्टाचार भेंट करने दिल्ली पहुंचते हैं। ये सवाल मुझे लगता है कांग्रेस के लिए करते तो ज्यादा अच्छा होता। वहां गुटों में बटा है धड़, यहाँ गुटों में नहीं बटा। यहाँ सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और संगठन के परिप्रेक्ष्य में और तमाम जो प्रदेश की गतिविधियां उनको बताने का काम हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। उसी के लिए वो एक शिष्टाचार भेंट करने अपने बड़े नेता के सामने जाते हैं और यहाँ की जो चीजें हैं जो यहाँ के लिए हमें चाहिए, विकास कार्य किस तरीके से होगा, क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, इन सारी चीजों की चर्चा अपने बड़े नेताओं से की जाती है। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक शिष्टाचार भेंट है जो आपस में मिलकर के तालमेल के साथ में चलती है। और जो भी हमारे यहाँ से नेता दिल्ली जाकर के मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जो काम है, उन सबको बताने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के कुल परिव्यय 7,428 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में समावेश किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों एवं अधिकारियों से कहा कि जिले को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर कार्य किए जाए। साढ़े 74 करोड़ की जिला योजना का आज यहाँ पे पास किया गया है और मैं सभी डीपीसी मेंबरों का, अपने माननीय विधायकों का, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, सभी ब्लॉक प्रमुखों का और जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी होमवर्क करके आज ये योजना जो है यहाँ पे पास की गई है। और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जिले के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से इस बार 10% जो है ज़्यादा बजट दिया गया है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और चमोली जिले में विकास के सारे कामों को हम बहुत त्वरित गति से शुरू करने जा रहे हैं। देहरादून पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक एसएसपी देहरादून को सूचना मिली थी कि राजपुर क्षेत्र आईटी पार्क के पास स्थित साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर संचालित हो रहा है और कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी की जा रही है, जिस पर एसएसपी देहरादून ने 2 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसके बाद कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर तबिश दी। मौके पर 100 कैबिन का एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विदेशी लोगों को टारगेट करते हैं।
एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। तो सभी चीजों को परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। सभी सामान को सीज किया गया जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। हल्द्वानी में हिंदूवादी संगठन ने बांग्लादेश में चल रहे हिंसा में मंदिर और हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर बांग्लादेश का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश से घुसपैठी उत्तराखंड और भारत में जाकर शरण ले रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बांग्लादेशों से हिंदुओं को सुरक्षित भारत वापस लाना चाहिए और मंदिरों की सुरक्षा की जानी चाहिए, नहीं तो हिंदूवादी संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। मांग हमारी क्या है, हम आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हुई जा रही है, उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इस्कॉन का मंदिर तक जला दिया गया, बहन बेटियों की बलात्कार तक किए गए हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ हिंदुओं का कत्ल किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं इन सबको वहाँ से लाकर उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और बॉर्डर से जितने भी हिंदू वहाँ आ रहे हैं भारत में, इन सबको जो है यहाँ पे उचित व्यवस्था बनी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय। उत्तराखंड में राज्य सरकार गठन के बाद ही संपत्तियों के बंटवारे का मामला एक बड़ा विषय रहा है, जिसे लेकर समय समय पर बैठकें भी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार संपत्तियों के बंटवारे के मामले को सुलझाना ही नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में सरकार को यह मुद्दा कब और सुलझा देना चाहिए था, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और जब भी जनता सरकार की नीतियों से परेशान होती है तो सरकार कोई नया जुमला जनता को पकड़ा देती है। संपत्तियों के बंटवारे का मामला कहां पर अटका हुआ है, आप बताइए ना। 7 सालों में आप इसे क्यों नहीं निपटा पाए? आप किसको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं? इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है और आपकी नाकामियों को भली भांति जानती है कि आपकी मंशा मुद्दों को सुलझाने की नहीं है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है और केवल मामलों को उलझाया जा रहा है। जब भी जनता सरकार की विफलता को उठाती है तब नया मुद्दा आप लेकर के आ जाते हैं। तो मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है, ये कुछ नहीं करेंगे। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी के निर्देश पर रिक्त ग्राम पंचायतों में उपचुनाव संपन्न हुआ। मीठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत करही में कुल 623 मतों में से सुनीता को 375 मत मिले, वहीं श्याम बिहारी को 225 मत मिले। लोकिया ग्राम सभा में आयसा और सिसई खुर्द से शत्रुजीत सिंह को और चितौना से रंजू यादव को प्रधानी का प्रमाण पत्र मिला। खमरिया बुजुर्ग से क्षेत्र पंचायत सदस्य राम बच्चन निर्विरोध चुने गए। मीठवल के आरओ मोहम्मद मुजम्मिल, एआरओ विजय प्रताप ने सभी को प्रमाण पत्र दिया। बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत शुभोली में जाकिर हुसैन चुने गए। कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव संपन्न हुए। तो देखिए, जिलाधिकारी के निर्देश पर चुनाव हुए हैं। लक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने एएनएन और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हरिद्वार डिप्टी सीएमओ ने बताया कि डेंगू जानलेवा बीमारी है और डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर डेंगू ड्राइवर अभियान, डेंगू जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। सीएचसी और पीएचसी पर डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है।
डेंगू को कैसे रोका जा सकता है, ये केवल जब तक हम घर वाले एक अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे की पास कूड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी इकट्ठा ना हो जाए, साफ पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा, चाहे वो चाय पीने का कप हो, हंडी हो, जिसमें पोछा लगाते हैं वो हो, कोई भी कैसी बर्तन टूटा फूटा मिट्टी का हो, छत पे ना हो, उसमें भी डेंगू का लार्वा पनप जाता है। यही हम लोग के द्वारा आशाओं के एएनएम के स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के द्वारा अभियान चला जा रहा है। मोटो ग्राउंड हर घर घर जा करके समझा रहे हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं, इसको हम इसको तभी फाड़ फेंकेंगे जब हमारी एक अवेयरनेस चलेगी। हर आदमी को हमको उसको अवेयर करना है। रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टाइगर के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो राहगीर ने बनाया है। आपको बता दें कि टाइगर लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मोहान और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। वहीं टाइगर के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिग्गत नायक ने बताया कि एक टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है जो मोहान क्षेत्र का है। साथ ही बताया कि कई बार शिकार के दौरान टाइगर घायल हो जाते हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इनफाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजुरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इनफाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजुरीज होता है। हल्द्वानी में आरटीओ दफ्तर में परिवहन और प्रशासन की हुई बैठक में 7 दिन के भीतर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और परिवहन विभाग ने बैठक में अगले 7 दिनों में केमू और अन्य बड़े वाहनों के संचालन करने वाली एजेंसियों और स्कूलों को अपनी पार्किंग खुद तलाश कर नैनीताल रोड से सभी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल रोड में लंबे समय से सिडकुल में चलने वाली बसें वह अन्य सरकारी बसें भी खड़ी रहती है। यातायात की दृष्टि से अब नैनीताल सड़क में पूरी तरह खाली कराने को कहा गया है। इस पर ये समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि 1 हफ्ते में अपनी व्यवस्था कर लें। सभी को एक समय दिया गया, उसके बाद प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई इसमें की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।